सभी दर्शकों का कार्यक्रम में स्वागत है। और दर्शकों, कार्यक्रम में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का आज के समाज पर प्रभाव। और इस विषय में हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शंकर दास जी, पत्रकार मनोज कुमार जी और अजय कश्यप जी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि समाज और पत्रकारिता जो है वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन्हें एक दूसरे का पूरक भी कहा जा सकता है। इसीलिए आपसे जानना चाहेंगे शंकरदास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता का हमारे आज के समाज पर प्रभाव क्या है। पत्रकारिता का प्रभाव तो समाज पर आज नहीं, शुरू से रहा है। जी। और जो समाज के को संदेश चाहिए, समाज के फायदे की चीज़ें हैं या कोई समाज को सूचनाएं चाहिए, वो सूचनाएं पहुंचाने का एक माध्यम जो है वो पत्रकारिता है। जी। आज़ादी के लड़ाई के दौर में पत्रकारों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और वो क्रांतिकारियों तक जो है वो सूचनाएं पहुंचाने का काम करते थे। आज़ादी के बाद इसका स्वरूप बदला है। अब अखबार जो है, जिसे जिसे हम कहते हैं संपूर्ण अखबार या संपूर्ण मीडिया, तो उसमें आपको खेल, स्वास्थ्य, कारोबार जी। और इस तरह की तमाम जानकारियां आपको मिलती हैं, तो जिससे आपका जीवन आसानी से चलता है। और आप समाज में अगर कहीं किसी तरह का कोई खतरा है जी। तो उन खतरों के प्रति भी व्यक्ति आगाह हो जाता है, वो चेत जाता है, तो जिससे वो उनसे अपना बचाव कर लेता है। जैसे मसलन आपको बताया कि जैसे मिलावट का अगर कोई दौर चल रहा हो, जैसे आजकल आपने सुना होगा कि चीन में कोरोना वायरस चल पड़ा है। जी। तो कोरोना वायरस क्या चला कि वो पूरे ये मीडिया की ही देन है कि जन जन तक उसकी जानकारी पहुंच गई है और लोग वायरस से बचाव के जी। तरीके अपनाने लगे हैं। तो मीडिया तो हमेशा से एक आप यूं कह लीजिए कि समाज के मित्र के रूप में काम करता रहा है। जानकारियों और जागरूकताओं का स्रोत कह सकते हैं हाँ, पत्रकारिता को। जानकारियों और जी। जागरूकता का स्रोत। तो जहाँ पर हर एक फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें हर चीज़ के हम कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के सकारात्मक पहलू क्या हैं। देखिए, जिस अभी दादा ने शुरुआत की थी कि पत्रकारिता का जो स्वरूप था, शुरुआत में आज़ादी हुई हमारी, और उसके बाद जो है धीरे धीरे पत्रकारिता चले गए। और इस बीच अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है या कोई बड़ा वक्तव्य, जैसे कोई देश के प्रधानमंत्री करते हो या राष्ट्रपति ने कोई मैसेज किया, तो उस समय पत्रकारिता जो था, तो जो हमारे जो श्रोतागण थे, मैं श्रोता ही कहूँगा कि उनको जो है उस सूचना तक आते आते, पत्रकारिता पहले की बात कर रहा हूँ मैं, पर अब परिवेश जो चेंज हुआ है, तो लगभग 24 घंटे का वेट कर, आज शाम को अगर करा तो अगले दिन का इंतजार रहता था हमें कि हाँ भाई आज अखबार आएगा, फिर हम पढ़ेंगे कि कल पीएम ने क्या करता, राष्ट्रपति ने क्या करता, या क्या मैसेज जो है अवेयरनेस के लिए करा। लेकिन जब ये टीवी मीडिया आ गई तो एक कहेंगे कि एक रफ्तार पकड़ी है। सेकंडों में अगर कोई स्पीच होती है, जैसे मोदी जी आ रहे हैं और वो देश को संबोधित कर रहे हैं, तो सेकंड में एकदम से लाइव हो जाता है और हम एकदम लाइव उन्हें सुन सकते हैं। तो सीधे तौर पे अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, तो इस समय उन्हें सूचनाओं को जो है एक रफ्तार दी है। सूचनाओं को ऐसा नहीं है कि अच्छे पहलू हैं, बुरा पहलू, पल भर में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो उसकी भी लोगों को सूचना मिल जाती है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर मैं इस पे बात करूँ तो कई ऐसे पहलू हैं जिसने समाज को रफ्तार दी है। कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे घाटे हैं, घाटे की भी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बरेली नहीं बल्कि पूरे देश भर को, पूरी दुनिया भर को एक समेट के रख दिया है कि कोई भी सूचना हो तुरंत उनके पास पहुंचती है। तुरंत कोई वक्तव्य हो, कोई सरकारी योजनाएं हो। पहले क्या था कि सरकारी कार्यालयों में जाओगे आप, सब जगह जाओ, समय लगता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अगर मैं, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ा हूँ, लंबा समय मुझे हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कहीं ना कहीं जो फासले थे उनको कम कर दिया। जी, कम समय में ढेर सारी जानकारी और सूचनाएं प्राप्त करने का एक जरिया हो चला है आजकल जो पत्रकारिता और जो मीडिया है। तो इस विषय में मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उसके विषय में आपके क्या विचार हैं। देखिए, नकारात्मक विचारों की अगर मैं बात करूं तो एक समय था जब दूरदर्शन चलता था। जी।
और दूरदर्शन जिस प्रकार से उस पर कोई धारावाहिक या कोई समाचार उस पर प्रकाशित होता था तो लोग बिल्कुल उसको इस प्रकार से लेते थे कि जैसे उनके घर की घटना है, जी। और उस घटना को निवारण के लिए भी वो लोग खुद सोचते थे कि हमको इसको किस प्रकार से इसका निवारण करना है। लेकिन अब इस समय में उसके पीछे क्या घटनाएं रही, घटना जो हुई थी, एक घटना हो गई, उस घटना के पीछे क्या वजह थी, उसके क्या कारण थे। लेकिन अब जो पत्रकारिता का एक नया दौर आया तो वो पीछे की घटनाएं सब छोड़ के उसको आगे कैसे, उसको टीआरपी कैसे गहन करनी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में एक माहौल कैसे क्रिएट करना है कि एक कहेंगे कि एक इस प्रकार का माहौल बनाना है ताकि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देखें, उसको मतलब एक डर जैसा माहौल लोगों को पैदा करना। तो इस प्रकार का एक चलन सा हो गया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और तमाम सोशल मीडिया में। और कहीं ना कहीं इसके कई तमाम के फ़ायदे भी हैं कि एक छोटी सी भी घटना होती है तो एक ही सेकंड में सोशल मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा पूरे के पूरी दुनिया में, पूरे देश में फैल जाती हैं। जी, भ्रांतियाँ फैल जाती हैं। कई बार लोग गलत जो न्यूज़ होती है उसको सोशल मीडिया के ज़रिए सबके सामने ला देते हैं और कई बार ये हमारे समाज के लिए एक अच्छी निशानी नहीं होती है। तो शंकर दास जी, आपसे जानना चाहेंगे, संचार के जो आधुनिक माध्यम आ चुके हैं अब, उनके विषय में आपके क्या विचार हैं? वो किस तरह से कारगर हैं या फिर और भी उसके देखिए, अनुरूप? 20वीं सदी के उत्तरार्ध से जी और इस सदी के भी करीब करीब 21वीं सदी के 25 साल गुजरने को हो रहे हैं, करीब चौथाई सदी हम लोगों ने गुजार ली। तो ये पिछले 40-45 सालों में सूचना तकनीक में जो क्रांति आई है उससे पत्रकारिता का स्वरूप बदला है। जी और ये स्वरूप बदला ऐसा है कि जैसे पहले ज़माने में अखबार सिर्फ प्रिंट मीडिया जिसे कहें, जी वो सूचनाओं का एक माध्यम हुआ करता था और सूचनाओं से ज़्यादा उसमें वैचारिकता का पुट जो रहता था। अखबारों के संपादक जो संपादकीय लिखते थे उससे उस अखबार की पहचान होती थी। अब ये सूचना तकनीकी क्रांति के बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है जी ये ओवरशैडो कर रहा है हर तरह के मीडिया को। अब इसमें भी अगर आप देखें तो एक तो फॉर्मल मीडिया है, जी टीवी जो चैनल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और चलते हैं, उनकी कंट्रोलिंग कहीं अथॉरिटी भी है। आपको कोई कंप्लेंट है उससे तो आप शिकायत भी कर सकते हैं और उनकी निगरानी भी संचार मंत्रालय करता है। जी इनको लाइसेंस भी लेना पड़ता है। लेकिन ये जो सोशल मीडिया का जिक्र किया आपने मनोज जी ने, तो सोशल मीडिया क्या है कि वो हर आदमी अपना उस पर कुछ मैसेज डाल के और वो उनको कई व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता है, उसको फैलाने की कोशिश करता है और कई दफ़े हम ये देखते हैं कि कहते हैं कि ये वीडियो वायरल हो गया है। जी जी वायरल के माने वो करोड़ों लोगों तक पहुंच गया। जी अच्छा, वो सूचना अब देखिए दोनों पहलू हैं इसके, जी सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। इसलिए अभी हाल ही में कुछ टीवी चैनलों ने एक वायरल टेस्ट जी नाम से कई प्रोग्राम segment शुरू करे हैं जिसमें उन वायरल वीडियोस की वो पड़ताल करके और जनता को बताते हैं कि भाई ये वायरल वीडियो जो हुआ वो सही था या गलत था। तो लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, मीडिया को हमेशा जवाबदेह होना चाहिए। बिना जवाबदेही के, बिना नियंत्रण के अगर मीडिया इस तरह से चलने दिया गया तो वो समाज के लिए किसी भी समय घातक साबित हो सकता है। जी है ना। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और यहाँ तक कि हमारी कोर्ट्स भी इस तरह के विचार पूर्व में व्यक्त कर चुकी हैं जी कि सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरह का नियंत्रण होना चाहिए। जी लेकिन नियंत्रण करने में तकनीक जो है वो आड़े आ रही है, क्योंकि जब आप अब सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो जब आप ये आपके जो मैसेजेस जाते हैं तो ये ग्लोबल फिनोमिना है ना। गूगल ये वो सब इंडिया की देनी नहीं है, वो कंट्रोल ही हो रहा है अमेरिका से। जी तो इंडिया में कानून बना के हम इसको कैसे नियंत्रण करेंगे। लेकिन इसके बावजूद
कभी कभी जो समाज के लिए घातक मैसेजेस आते हैं, जब सेंसिटिव टाइम्स होते हैं, तो एसएसपी, डीएम देखा हमने, या इवन राज्य सरकार कहती है सोशल मीडिया पे अगर कोई मैसेज गलत फॉरवर्ड करेगा जी या मैसेज डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और इस तरह की कार्रवाइयाँ होती भी रही हैं। जी तो लेकिन इन कार्रवाइयों की वजह से हमको सोशल मीडिया को एकदम खारिज करने का जी मन नहीं बनाना मन नहीं चाहिए। बना, जी और ये बात सही है कि एक दुधारी तलवार है, जी इसका अगर सही उपयोग हो तो ये समाज के लिए बहुत उपयोगी भी साबित हो सकती है। तो हमें सिर्फ इसको थोड़ा बहुत किस तरह से नियंत्रण किया जाए, जी जी इस मुद्दे पर सभी देशों को मिलकर विचार कार्य करना चाहिए, चाहिए। सीमाएं तय करना आवश्यक है। अभी जैसे शंकर दास जी ने बात की हमसे वायरल खबर के बारे में, तो अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, किस तरह की होती है वायरल खबर और एक खबर को पहुंचने में, फैलने में कितना समय लगता है? देखिए, सोशल मीडिया की अभी दादा बात कर रहे थे जी। कि कोई मैसेज आता है और उसके पीछे जो है बहुत सारे पहलू हैं, अच्छे पहलू भी हैं, बुरे बुरे पहलू हैं। कई बार ऐसा होता है एक गलत मैसेज जो है एक अफवाह फैलाता है, रूमर फैलता है, एक और कई बार दंगे तक हो जाते हैं दंगे तक, उसमें। जी लेकिन वहीं दादा ने बात की थी अभी, सोशल मीडिया के दो प्रभाव है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। मैं भी उनकी बात को बड़ा करता हूँ कि उन्होंने कहा कि कोई वीडियो आता है और सेकंडों में जो है वो कहते हैं कि वो वायरल हो गया, मीन्स करोड़ों लोगों में सेकंडों में पहुँच गया। तो क्या है ये वायरल वीडियो? कोई वीडियो आता है, वीडियो बनाया गया और उस पर सोशल मीडिया को कर गया। अब टीवी में क्या किया जाता है कि हाँ, उस वीडियो को आपने लिया, उसको पड़ताल करी, क्योंकि एक हमने मोबाइल लिया, मोबाइल पे उस वीडियो को देखा और हमने सिर्फ वो उस पर विश्वास किया जो वो दिखा रहा है। जी क्या वो रियल थी, क्या तथ्यों पे ध्यान रियलिटी नहीं थी देते हैं या हम, ड्रामा तथ्य था? क्या है, जी। लेकिन जो हम वीडियो का जो हमारे पे जो दिमाग पे जो असर पड़ता है वो ये था कि हाँ वीडियो सही है। तो उसकी जो टीवी मीडिया में एक नई पहल करी, एक नया सेगमेंट बनाया है कि वायरल वीडियो, जी उसे लेते हैं, उनकी परिस्थिति आकलन करते हैं, कैसे हुआ, क्या ड्रामा था। कई सारे उसमें जो एक वीडियो के अंदर एक छुपा होता है कि हाँ कुछ ना कुछ जो है उसमें क्लू मिल जाता है कि ये इसमें ड्रामा है, क्या ये रियलिटी थी, क्या ड्रामा था, उसमें वो दिख जाता है। तो उसकी पड़ताल की जाती है, क्योंकि वायरल वीडियो जो है टीवी पे आता है, बुरा असर पड़ता है, अच्छा असर भी पड़ता है। तो उसकी पड़ताल की जाता है कि सोशल मीडिया पर अगर अच्छा, दादा ने कहा था दुधारी तलवार है, अगर सोशल मीडिया सेकंडों में जो है करोड़ों लोगों तक हमारी पहुंच बनता है, तो अगर गलत चीज़ है तो उसका ऐसा नहीं कि गलत 10 लोगों में गई और अच्छी खबर जो है 10 लाख में गई, तो उसका रेशियो बराबर उतना ही रहता है। इक्वल होता है, जी तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हमारी ये होती है कि सोशल मीडिया पे जो हमारा वायरल हुआ वीडियो, उसको हमने सर्च किया, उसे देखा कि क्यों, क्योंकि हमारी मीडिया के होते होते हमारे बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि समाज के ऊपर कि हमारे इसका अच्छा प्रभाव भी रहे, बुरा प्रभाव भी रहे। तो इसमें हम उसकी पड़ताल की जाती है कि वीडियो की क्या रियलिटी है। कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे फेक वीडियो आते हैं और उसका प्रभाव पड़ता है, लोग उसे रियलिटी समझ के कई बार उसको, जब उनका विरोध होता है कि हाँ भैया ऐसा कुछ हुआ है तो हमें इसे विरोध प्रदर्शन करना है, कई बार अप्रिसिएशन भी मिलता है हमें उस वीडियो को लेकर। तो उन वीडियो की पड़ताल की जाती है, पड़ताल में हम लोग उसकी तय उतरते हैं कि हाँ किस तरह की ये वीडियो बनाना था, क्या इसके पीछे का मकसद क्या था, हमारा समाज को जोड़ने का था या समाज को तोड़ने का था। तो उस वीडियो को जो है, जो वायरल वीडियो, उसको निकाला जाता है, उसके तथ्यों की तलाश की जाती है। उसके बाद हमारे दर्शकों को बताया जाता है कि हाँ मीडिया इज़ द मीडियम, लोगों तक माध्यम है बनाने का। तो ये कंक्लूजन निकाली जाती है कि जो वीडियो जो वायरल हुआ था वो रियलिटी में क्या था, कि भ्रामक वीडियो था। उसकी पड़ताल करने के बाद दर्शकों को बताया जाता है कि आप जो वीडियो था कि वो वीडियो किसी शरारती तत्व ने बनाया था या रियल वो था। उसके बाद कंक्लूजन निकाला जाता है कि हाँ सोशल मीडिया तो क्या रियलिटी थी इसमें। जी तथ्य तक पहुंचना आवश्यक है कि वीडियो वायरल होने के पीछे कोई कारण है, कोई सही कारण है जो हमारे समाज के लिए अच्छा है, या फिर कोई फेक न्यूज़ या भ्रांति फैलाई जा रही है। जी तो मनोज जी आपसे जानना चाहेंगे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मीडिया के दो रूप हैं, इसके बारे में आप क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, प्रिंट मीडिया जो है उसमें बहुत कैलकुलेशन किया जाता है, उसमें खबरों के लिए बहुत ज़्यादा तथ्यों को आवश्यकता होती है, उसमें छोटी से छोटी खबर को भी है बहुत तथ्यात्मक रूप से उसको लिखना पड़ता है और एक एक चीज़ों को उसमें ध्यान रखना पड़ता है, और हमारे पास उसमें काफ़ी समय हमारे पास होता है ना, लिखने के लिए हमारे पास बहुत समय होता है प्रिंट मीडिया की अगर मैं बात करूँ। लेकिन वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैं बात करूँ
तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मतलब है कि अगर घटना हुई है तो तत्काल जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे होनी चाहिए, और पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे समाज में, प्रत्येक व्यक्ति के मोबाइल पर, टीवी चैनलों पर वो पहुंचनी चाहिए। तो ये एक तो बहुत बड़ा अंतर है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, प्रिंट में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें लिखने का भी मौका मिलता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती है उसमें हमें लिखने का टाइम बहुत कम मिलता है, शॉर्ट मिलता है। मैक्सिमम यही रहता है कि हम जल्द से जल्द जो है लोगों तक पहुंचाएं, और इस बीच कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ कमियां उसमें हम लोगों को निकलते आती हैं, जिसका फॉलोअप नहीं, आजकल कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका फॉलोअप बहुत जरूरी है। कोई घटना होती है तो उसका फॉलोअप करना चाहिए, कुछ तथ्य छूट जाते हैं, उन तथ्यों को अगले फॉलोअप में लेना चाहिए। तो ये जो है कहीं ना कहीं जो कमियां जो इस समय आ रही हैं वो ये इस प्रकार की कमियां हैं। कहीं ना कहीं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो समय का भी फ़र्क है, खबरों को किस प्रकार से लिखना चाहिए इसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क दोनों में है, और समय का भी है। बहुत ही विचार करके न्यूज़ को स्प्रेड करना चाहिए सोशल मीडिया पे, आपका कहने का मतलब एक ही है। तो शंकर दास जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत लंबा समय आपने पत्रकारिता को दिया है, तो आप बताइए कि जो पहले का समय था, उस समय पे पत्रकारिता को बहुत ही ज़्यादा एक अच्छे तरीके से लिया जाता था, क्योंकि विश्वसनीयता काफ़ी थी। परंतु आज के आधुनिक दौर में जहाँ समय परिवर्तित हो रहा है, वहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, हर क्षेत्र की तरह मीडिया में भी आज आगे बढ़ने की एक होड़ सी मच गई है। उसमें जो मोरल वैल्यूज़ होती है मीडिया के, वो उसमें कहाँ तक गिरावट आई है, या फिर वो पहले की ही तरह बनी हुई हैं? देखिए, ऐसा है कि आगे बढ़ने की होड़, जहाँ तक सवाल है, वो तो किसी भी क्षेत्र में होड़ तो होनी चाहिए जी और आगे व्यक्ति उसमें होड़ होगी, प्रतिस्पर्धा की भावना होगी, होगी। तभी आगे बढ़ेगा। जी कोई भी संस्थान हो, व्यक्ति हो, तभी आगे बढ़ता है। जी लेकिन जैसा कि अब हम सब लोग महसूस कर सकते हैं कि अर्थ प्रधान युग है, पैसे के पीछे एक अंधी दौड़ है, जी हर आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है, तो मीडिया हाउसेस भी उसी तरह भाग रहे हैं। जी अखबार वाला टीवी वाला टीआरपी देखता है, और अखबार वाला अपना सर्कुलेशन और विज्ञापन देखता है। जी तो जब हम मीडिया को या अखबार को या टीवी को, किसी भी चीज़ को, जो भी हमारे माध्यम है, इनको हम उद्योग बना लेंगे, जी तो उसमें कुछ न कुछ मूल्यों की गिरावट आना स्वाभाविक है। जी और दूसरे, मैं आपसे ये कहूँगा कि देखिए, मीडिया में कोई ऊपर से लोग नहीं आए हैं, इसी समाज के अंग हैं। जी समाज के हर क्षेत्र में मैं तो महसूस कर रहा हूँ आज, चाहे वो राजनीति हो, राजनीति से लेके कारोबार हो, शिक्षण हो, हर जगह, चाहे वो चिकित्सा हो, जी हर क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की, प्रोफेशनल्स के नैतिकता में पहले के मुकाबले मूल्यों में गिरावट आई है। जी है ना? सब जो है वो अपने प्रोफेशन से रातों रात जो है पैसा बनाना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी अंधी दौड़ में आप कहें कि मीडिया पे कोई इसका असर ही नहीं पड़ेगा, जी ये ये संभव तो नहीं एक अस्वाभाविक से ऐसी बात हो जाएगी। वातावरण का असर तो पड़ना ही पड़ना ही पड़ना है। अच्छा, दूसरे हम आपको एक चीज़ और आपका ध्यान दिलाना चाहेंगे। जी जैसे कोई सेना हो, मान लीजिए, उसके पास अच्छे जहाज हों, अच्छे उपकरण हों, अच्छी तोपें हों, और सैनिक जो हैं वो अच्छे ना हों, तो वो फौज कभी अच्छा काम नहीं सफल नहीं करेगी, होगी। जी बिल्कुल हार जाएगी। तो देखिए, पत्रकारिता का दारोमदार भी, जी तकनीक भले ही कितनी विकसित हो गई हो, हम कहें कि हम साहब 21वीं सदी में पहुंच गए हैं और इस तरह से काम होगा, अब इस तरह से काम होगा, तकनीक का लगातार विकास हो रहा है, लेकिन उसमें जो कामगार हैं, जी उनके मूल्यों में लगातार गिरावट हो रही है। गिरावट हो रही है। तो आप इसमें मीडिया में अगर आप कहें कि मूल्य स्थापित ही रह जाएं पहले जैसे, वो संभव तो नहीं है। संभव जी नहीं। और पहले की जब आप बात करती हैं तो पहले में तो फिर वो आज़ादी की लड़ाई का समय आ जाएगा। जी आज़ादी की लड़ाई के समय में तो एक मिशनरी पत्रकारिता चली थी, जी वो कमाने का उसका मकसद नहीं था, जबकि आज इसको उद्योग बनाकर हम एक कमाई का जरिया बन गया। बना लिए हैं। जी और मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं हो रहा है कि कम से कम 90% पत्रकार या 80% पत्रकार
अपने काम को, अपने प्रोफेशन को नौकरी समझ के कर रहे हैं, आजीविका का एक साधन समझ के कर रहे हैं। मिशनरी भावना तो है, आज भी है, जिंदा है, और उसी वजह से हमारा मीडिया जिंदा है। जी बिल्कुल, लेकिन वो 10-20% लोगों में जाके बची है। गिरावट आ चुकी है उस स्तर पर। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पहले के मीडिया में और अब के मीडिया की हमने बात करी भी, शंकर दास जी ने अपने विचार रखे, तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? इसमें जो पुराना मीडिया था और आज का जो आधुनिक मीडिया है, उसमें विश्वसनीयता का स्तर क्या बन चुका है? किस हद तक उसमें गिरावट आई है, या आज भी लोगों का जो विश्वास है वो यूं ही कायम है? देखिए, मैं विश्वास की बात करता हूँ जी। कि एक छोटा सी बात आपके सामने रखूँगा। आप बाज़ार में गए और आपके कानों पे सूचना लगी कि हाँ भाई, कुतुब खाने बाज़ार मंडी में गए और वहाँ पे बम फट गया, जी तो आप सीधे सीधे से आप कहोगे कि अपने परिवार, जो आपके परिवार के संग के लोग हैं, उन्हें आपने रखा और जल्दी से घर पे जाओ। जी। क्यों? क्योंकि हम सेफ जोन में हो जाएं। जी जी सेफ जोन आपने रखा कि लेकिन हर आपके मन में ये रहता है कि हाँ, उत्सुकता रहती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आप क्या कहते हो कि कल मैं सुबह जाके अखबार में पढ़ लूँगा। तो ये विश्वसनीयता की बात है जी। कि इतनी बड़ी घटना हुई, बम फटा, कितने लोग मरे, कैसे हुआ, क्या हुआ, आपके मन में तो है। लेकिन ये होता है कि मैं घर जाऊँगा, सुबह मेरा अखबार आएगा, मैं उसमें आके मैं जानकारी पढ़ लूँगा। तो ये विश्वास है। विश्वास हाँ, जो आज भी कायम आज है। भी कायम है। लेकिन अब ये मैंने पहले की बात करी, अब मैं आता हूँ आधुनिक में। टीवी पे आया, कोई खबर आई, हमने देखा कि वही घटना को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, कोई बम फट गया, जी कितने लोग घायल हैं। अब वो टीवी चैनलों में क्या होगा कि उसमें जो है लगातार जो है, आपके हाथ में रिमोट है, आप बदल रहे हो कि आप किस में आया, तो वो जो सोच है, रिमोट बदलने वाली सोच, वो चैनल के जो कर्ता धर्ता हैं उनके जी, पास है। उनके पास। तो उनका ये रहता है कि एक मसालेदार खबर रहे, क्योंकि एक बार भी अगर रिमोट उन पे स्टे करता है तो उनकी टीआरपी गेन होती है। जी। तो सारा का सारा गेम जो है वो टीआरपी गेन का है TRP कि हाँ, हमारी किसी भी तरह से टीआरपी कैसे। कई बार ऐसा होता है टीआरपी के चक्कर में हमारे जो है जो मौलिक मूल्य होते हैं पत्रकारिता के, वो हम भूल जाते हैं। हमारा सिर्फ टारगेट होता है कि हाँ, एक घटना हुई है, सारे जो भी हमारी जनता है सबसे ज़्यादा हमारा चैनल देखें। जी। क्यों देखें? कई बार ऐसा होता है कि हम उस खबर को दिखाने के लिए हम अपने भूल जाते हैं कि इसका हम कह रहे हैं कि हमारे टीआरपी भूल जाते हैं कि इसका प्रभाव क्या रह रहा है, दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो एक बड़ा सवाल ये होता है कि आज से अगर हम 50 साल पहले की पत्रकारिता की बात करें, तो अगर कोई खबर छप जाती तो संपादक जो है उस पर खंडन लिखते थे कि शोक। लेकिन आज वो प्रथा एकदम से ख़त्म सी हो गई है। टीआरपी के चक्कर में हम अगर कोई गलत खबर भी दिखा देते हैं तो उसे एकदम से हटा तो नहीं सकते, जी ना उसका खंडन करते हैं। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आज आधुनिकता के दौर में, 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, आधुनिकता के दौर में हम अपने जो मौलिक मूल्य हैं उनसे कहीं ना कहीं हम भटक गए हैं। हमारे दिमाग में क्या है कि हमारा जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा देखा जाए, हमारा जो हम बस अच्छी टीआरपी के पीछे अच्छी भाग रहे हैं। टीआरपी का जी। गेम रह गया है। तो कहीं ना कहीं हमें एक पत्रकारिता पे कई, हम कहते हैं 100 हमने खबर दिखाई, तो 100 में ऐसा नहीं कि हाँ कुछ % खबरें होती हैं जिन पे सवालिया निशान लगते हैं। अब उसी सवालिया निशान पे जो है हमारी पत्रकारिता को ध्यान देने की ज़रूरत है कि हाँ, आज के समय में हमारी पत्रकारिता का स्तर, मैं नहीं कह रहा हूँ गिर गया, लेकिन कुछ खबरों में हमें एहसास करने की ज़रूरत है, उसका आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि क्या यही वजूद है। जी जी मनोज जी, इसी विषय में आपके विचार जानना चाहेंगे कि आपका दृष्टिकोण क्या है इस विषय में, कि जो पहले का मीडिया था और आज का मीडिया, उसमें क्या डिफरेंसेस, अंतर आप देखते हैं? देखिए, डिफरेंस तो आया है, जैसा कि अजय भाई ने बताया था कि डिफरेंस आया है, और ये एक तो मीडिया घरानों की वजह से भी आया है, कॉर्पोरेट सेक्टर बने हुए हैं उसकी वजह से भी आया। दूसरा, जो निचले स्तर पर जो पत्रकार, जो नए पत्रकार जो आ रहे हैं, उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी सामने आई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको सीखने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया में आया है, सोशल मीडिया की वजह से जो है नए पत्रकार इस समय आ रहे हैं आपके सामने। यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार भी बहुत सारे इस समय आ रहे हैं। यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार हैं कि कोई भी व्यक्ति जाता है और अपना यूट्यूब चैनल बनाता है और सीधे सीधे अधिकारी के सामने आ जाता है। मेरा मानना ये है कि जो यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार है, जो नए पत्रकार है, पहले उनको सीखना चाहिए पत्रकारिता के लिए, उनको गहनता करनी चाहिए कि पत्रकारिता उनका क्या महत्व है, और वो पत्रकार बने हैं तो वो एक समाज का एक ऐसा आईना है जो समाज को एक नए दिशा की ओर, नए दृष्टिकोण को और ले जाने का काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं उनको देखना चाहिए, समझना चाहिए। वो अपने एक सोशल मीडिया के जरिए एक छोटी से छोटी खबर को इस प्रकार से पेश कर देते हैं जो कहीं ना कहीं कई लोगों पे इस प्रकार का प्रभाव छोड़ती है, दुष्प्रभाव छोड़ती है, जो कहीं ना कहीं उन लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। यहाँ तक कि दंगे की खबरों को भी वो बिल्कुल सामाजिक आपस में बना देते हैं, उनका नाम ओपन कर देते हैं कि मैं कहूँगा कि हिंदू मुस्लिम वाली अगर कहेंगे तो सीधा सीधा वो इस प्रकार की खबरों को चलन इस समय आ गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है समाज को एक नए
स्तर को गिराया हुआ है पत्रकारिता में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को उनको समझना चाहिए, उनको सीखना चाहिए, उन्हें जो सीनियर हैं उनके साथ रहना चाहिए, उन्हें पढ़ लिख के और सारी चीज़ों को गहनता से तब अपनी खबर को आगे प्रस्तुत करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक स्तर जो है पत्रकारिता में देखने को इस समय मिल रहा है। जी शंकर दास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मीडिया ट्रायल एक बहुत ही जाना पहचाना शब्द है जो आजकल सुनने में आता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस विषय के बारे में जानकारी नहीं है। तो क्या है ये और क्या किस तरह से काम करता है, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, वो मीडिया ट्रायल जो है बड़ा कॉमन शब्द है, आपने सही कहा। जी और इसको लेकर बहस भी चल रही है राष्ट्रीय स्तर पर, जी और कभी कभी कोर्ट्स ने भी इसको उठाया है, हमारी कोर्ट्स ने भी इस पर उठाया है इस जी मुद्दे बातचीत को। की है। तो इसमें क्या है कि जैसे किसी आदमी पे आरोप लग जाए, जी तो आरोप लगने भर से कोई आदमी दोषी नहीं हो जाता। जी किसी भी व्यक्ति को हमारे कानून में दोषी सिद्ध करने के लिए एक प्रक्रिया है कि पहले उसकी जांच हो, जी फिर वो जांच भी अदालत के सामने जाए, अदालत फिर उसमें उसका परीक्षण करे कि भाई जांच में जो जांच अधिकारी ने जो कुछ किया है वो सही है या गलत है। जी और उसके बाद कोर्ट्स जो हैं वो कानून के दायरे में और अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए अपना निर्णय देती जी है। और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो उसे एक अपील का भी मौका मिलता है। जी तो इस तरह से हमारी न्याय प्रक्रिया जो है ना वो बहुत अच्छी है। जी इसमें इस चीज़ का ख्याल रखा गया है कि किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई भी जैसे किसी पर आरोप लगा तो किसी आरोप को बढ़ा चढ़ा के और उसके दाएं बाएं के अनर्गल ढंग से, अनियमित ढंग से जी साक्ष्य कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने प्रस्तुत करने लगे हैं, जी है ना, कि फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, तो उसके आरोपों को पुष्ट या अपुष्ट करने की भी कोशिश करने लगते हैं। जी तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि भाई जो काम कोर्ट को करना चाहिए था जी वो मीडिया को नहीं करना चाहिए। जी तो मीडिया अगर वो काम करने लगेगा तो देखिए, एक तो उससे ये होता है कि जो जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है उसके बारे में समाज में गलत धारणाएं उसको सजा होने से पहले ही पहुंचने लगती हैं, जी क्योंकि लोग उसे दोषी मानने लगते हैं। तो उस बेचारे का तो जीना मुहाल हो जाता है। जी अच्छा, दूसरा, इससे कभी कभी ये आशंका भी रहती है कि कोर्ट और वकील जो न्याय प्रक्रिया है, मीडिया ट्रायल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कहीं वो उससे पूर्वाग्रह प्रभावित पड़ता। जी जी से ग्रसित तो नहीं हो जाएंगी, और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उसको कोई नुकसान पहुंचे तो देखिए वो अच्छा नहीं। इसलिए इस पर कोर्ट्स भी आपत्ति करती रही कि मैं मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, जी है ना। जी। तो सोशल मीडिया के ज़रिए आज मीडिया घर घर में पहुंच चुका है। सोशल मीडिया जानकारियों का एक बहुत ही सरल माध्यम बन चुका है। घर बैठे बैठे आप ढेर सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, और इस विषय पर आप सभी ने अपने बहुत ही बहुमूल्य विचार हमारे साथ आज रखे, शेयर किए। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, और आज कार्यक्रम में आप शामिल हुए और अपने इतने बहुमूल्य विचार हम सबके साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।